एक न्यूज़ और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। 47वीं बार सदर बनने के लिए तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप और अब से कुछ ही देर में उनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसका बाकायदा आगाज़ होगा। इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। क्या कुछ हो रहा है, कितनी गहमा गहमी है, कौन कौन मदऊ है, ये सारी अपडेट्स हम फील्ड में मौजूद नुमाइंदगान से भी जान रहे हैं। एक बार फिर से आपको ले चलेंगे, आतिफ हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ उनके नुमाइंदगान। जी, ओवर टू यू आतिफ। बहुत शुक्रिया जुनैद। और अब मुझे बताया जा रहा है कि असद हसन हमारे कॉलीग हैं जिनसे हम कुछ देर में बात करेंगे, उनसे तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रऊफ, कमिंग बैक टू द अमेरिकन डेमोक्रेसी और जो कुछ हमने देखा है अब तक, जो कुछ हुआ है और इससे आगे आने वाला जो टाइम है उसमें भी हम बात करेंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज जब डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा लेंगे, सदर बन जाएंगे, तो उसके बाद एक जॉइंट प्रेयर होगी जिसमें एक रेबाई होंगे, एक पास्टर होंगे और एक इमाम होंगे जो मिल के एक दुआ करेंगे। और ये भी एक तकरीब का हिस्सा है। गो कि अमेरिका एक सेकुलर मुल्क है, सेकुलर है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसका क्या वैल्यू क्या है इस पूरे सिस्टम के अंदर, उसकी क्या ये सिंबॉलिक है या कोई मैसेज दिया जा रहा है? आतिफ, आपने बड़ा अच्छा एक नुक्ता रेज़ किया यहाँ पे कि देखें, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड जो पावर है वो तो है ही अमेरिका के अंदर, और सबको मजहबी आज़ादी है यहाँ पर। और मेरा ख्याल है कि ये ऐसा एक मजबूत सिंबलिज़म है कि अमेरिका एक डाइवर्स मुल्क है जिसमें हर तरह की मजहबी आज़ादी है। तमाम मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिल के एक मुल्क के लिए इकट्ठे हैं और दुआ करते हैं। एक मुल्क के लिए, उसके अमन को फ़रोग देने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए वो एक साथ खड़े हैं। उसमें रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं, बल्कि उसको, उन डिफरेंसेस को एक पावर के तौर पे लिया जाता है, जो अमेरिकन डेमोक्रेसी की एक बड़ी ही खूबसूरत एग्जांपल है। बहुत ही मुख्तलिफ मज़हब हैं और बहुत ही मुख्तलिफ राय यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन सब मिल के जब मुल्क की बात आती है तो उसके लिए मिल के काम करते हैं। तो ये एक सिम्बॉलिक एक जेस्चर है जो अमेरिकन डेमोक्रेसी में मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल एग्जाम्पल है, जो इस मुल्क को, उसकी डेमोक्रेसी को, इसकी वैल्यूज़ को ज़ाहिर करती है तो बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए। अच्छा, एक अक्सर ये बात होती है कि जब भी हम अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम ट्रांजिशन ऑफ पावर की बात भी करते हैं। ट्रांजिशन में जो चीज़ें अहम हैं हमने उनकी बात की। एक और चीज़ जो बहुत अहम होती है और हम पहले ये बातचीत कर नहीं सके थे कि ट्रांजिशन में जो नई आने वाली इंतज़ामिया होती है उसको जाने वाली इंतज़ामिया ब्रीफिंग्स देती है उन तमाम मौज़ूआत पर, उन तमाम इश्यूज़ पर जो मुल्क के लिए अहम होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हों, चाहे वो इंटरनेशनल हो, और चाहे उनका ताल्लुक़ इकॉनमी से हो, डिफेंस से हो, किसी भी चीज़ से हो। ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांजिशन के वक्त के दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें? आतिफ, आप जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का बहुत ही अहम मुल्क है, जिसमें इसको हम सुपर पावर के नाम से भी कहते हैं। इकनॉमिक सुपर पावर भी है और डिफेंस की पावर भी है, और अमेरिका का रोल पूरी दुनिया में बड़ा अहम है। जो अक्सर कहा जाता है कि इफ यूएस स्नीजेस द होल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, राइट? तो यहाँ पे ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कहीं पे कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, जहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन ना हो, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ सकता है। तो ये हमारे जो आइन बनाने वाले फोर फादर्स थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने बड़ा स्मार्टली डिसाइड किया कि 3 महीने के लगभग करीब जो मुद्दत है, इसमें ट्रांजिशन ऑफ पावर होगी। रिगार्डलेस के किसी आने वाली हुकूमत के या आने वाले सदर की पॉलिसीज़ पिछले सदर से मुख्तलिफ होंगी या इसके इररेलेवेंट, ये ट्रांजिशन ऑफ पावर बड़े स्मूथ तरीके से होती है। एक ब्रीफिंग दी जाती है, एक आने वाले नए अहदेदार को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाता है, ताकि जब आज तकरीबन 2 घंटे के बाद जब प्रेसिडेंट इलेक्ट बाकायदा सदर का चार्ज संभाल लेंगे तो कोई कहीं पे हिकअप्स नहीं होंगी। हर टीम को पता होगा कि उन्होंने अपने ओहदों को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ें। जितने भी मेजर नॉमिनीज़ हैं उनके लिए, उनकी नॉमिनेशन के लिए जो हेयरिंग का एक प्रोसेस होता है वो पहले ही शुरू हो गया था। जैसे हमने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के लिए देखा, हमने अटॉर्नी जनरल के लिए देखा, 2 बहुत ही अहम पोजीशंस होती हैं। तो ये सिलसिला यानी पहले से ही शुरू हो जाता है। मुझे बताया जा रहा है कि असद हसन ने हमें ज्वाइन कर लिया है कैपिटल हिल के बाहर से। असद इस वक्त हमारे साथ हैं। असद, क्विकली ये बताइए, पहला सवाल मैं आपसे करूँगा और फिर जुनैद भी आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं।
हैं कि कितना गैर मामूली रहा है ये इनॉग्रेशन पहले जो इनॉग्रेशंस हुई हैं उनके मुकाबले में। जी आतिफ, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा गैर मामूली इसके अंदर जो एलिमेंट है वो तो वेदर का है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 1985 के बाद ये सर्द तरीन इनॉग्रेशन डे है और इस वक्त यहाँ पे तेज़ हवाएं हैं। इसके बाद कि मैं एक बिल्कुल एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन मैं काफ़ी इस वक्त आपको बता सकता हूँ कि सर्दी महसूस कर रहा हूँ। बड़ी तादाद में लोग एक्सपेक्टेड थे, बड़ी तादाद में लोगों ने टिकट्स ले रखे थे, लेकिन वो सारी की सारी पोस्टपोन करना पड़ी और इंडोर ले जाना पड़ा उस इनॉग्रल सारी सेरेमनी को। और इस वजह से हम कैपिटल हिल के सामने और नेशनल मॉल पे जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हम नहीं देख सकते हैं, और लोगों को वहाँ पे आने की इस वक्त परमिशन भी नहीं है इसके, क्योंकि ये सारा इवेंट जो है वो बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट हो चुका है। बाकी ऑफ कोर्स गैर मामूली इस रेफरेंस में है कि जो परेड है, जो कि बहुत बड़ा एक एलिमेंट होता है और एक उसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होती है, पब्लिक व्यूइंग होती है, और ये एक बहुत शानदार और पुरवकार तकरीब हुआ करती है, वो भी इंडोर शिफ्ट हो गई है। सो इस रेफरेंस पे डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत सारे सपोर्टर जो दूसरे शहरों से आए थे और यहाँ पे वाशिंगटन डीसी के अंदर इस वक्त क़याम पज़ीर है, उनके लिए ये एक मायूसी का एलिमेंट ज़रूर है। लेकिन कल जो हमने बात की और मुख्तलिफ जो हमें साउंड बाइट्स नज़र आए, सुना हमने लोगों को, वो समझते हैं कि इस वक्त जो है वो लोगों की सलामती, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो ज़्यादा ज़रूरी है, उनमें से कोई जो है वो मौसम की शिद्दत से ज़्यादा मुतासर ना हो। और इसी तरह उनके सपोर्टर ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त उनकी सलामती और उनका जो है वहाँ पे इस तकरीब का हो जाना उनके लिए बहुत इसका बायस है। जुनैद आपसे सवाल करना चाहते हैं। So, जुनैद could hear असद। जुनैद, आप मैं बिल्कुल सवाल करना चाहूँगा। एक तो सिक्योरिटी के हवाले से सबसे पहले तो ये कि रद्देमल कैसा है लोगों का। यकीनी तौर पे वो लाखों की तादाद में लोग जो कि मौजूद थे या इसमें शिरकत कर सकते थे, अब वो इस तकरीब का हिस्सा नहीं होंगे, तो उनका रिएक्शन कैसा है और सिक्योरिटी इंतजामात कितने मौसर आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली कैंपेन के दौरान जो कातिलाना हमला हुआ डोनाल्ड ट्रंप पे, उसके बाद बहुत से खदशात पाए जाते हैं उनकी ऊपर हमले को लेकर, तो इस हवाले से कितने मौसर इक़दाम हैं, कितनी जो नफरी है वो डिप्लॉय की गई है, और वो इंतजामात जो देख रहे हैं वो तो अपनी जगह इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने के लिए क्या क्या और चीज़ें हैं जो कि अवाम की पहुंच से भी दूर रखी गई हैं? जुनैद, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं उसके रेफरेंस में मैं एक सिक्योरिटी ऑफिशियल को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि शायद इनॉग्रेशन की हिस्ट्री में ये हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी अप्लाई की गई है और 25,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स वो डिप्लॉयड थे, ख़ास तौर पे इस नेशनल मॉल के एरिया को जिन्होंने सिक्योर करना था, और पूरी जो इस वक्त प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन के हिस्सा हैं जितनी तकारीब उनको उन्होंने सिक्योर करना था। लेकिन इंडोर जाने की वजह से वी कैन एज्यूम कि वो सिक्योरिटी चैलेंजेस उस तरह नहीं हैं। कोई पर्टिनेंट, मैं ये भी बताता चलूँ कि कोई पर्टिनेंट सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे आपने हवाला दिया कि 2 चूँकि उनके ऊपर अटैम्प्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी के इदारे किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। हमने यहाँ जो मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल की कवरेजेस में देखा तो इवन यहाँ पे बहुत लो एंड फ्लाइट्स की गई हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, जिसके अंदर पूरे सेंसर्स लगे थे, और यहाँ पे फेडरल इमारतें हों, प्राइवेट इमारतें हों, तो उनके ऊपर से वो गुजरे तो उनको स्कैन किया गया है कि किसी तरह का अगर कोई भी वेपन्स हों, कोई न्यूक्लियर कंटेंट हो, तो उसको वो सेंस कर सकते थे। तो इस एतबार से बहुत सख्त नौयत की सिक्योरिटी जो है वो उसके अरेंजमेंट्स हमने थ्रू आउट पिछले कुछ अरसे में देखे हैं जब यहाँ पे एहतमाम किया जा रहा था इस इनॉग्रेशन का। जो डेमोग्राफिक्स हैं उनका जो वोटिंग पैटर्न रहा उस पर पहले तो यंग वोटर्स पर बात कर लेते हैं कि सदर ट्रंप को पहले के मुकाबले में यंग वोटर्स ने इस मर्तबा एक बड़ी तादाद में वोट दिया पहले के मुकाबले में। क्या वजह है, कैसे ये चेंज आया हाल में? क्या वो पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से, या क्या वो कैंपेन प्रोमिसेस थे जिन्होंने यंग वोटर्स को अट्रैक्ट किया? आतिफ, इसमें सबसे पहला तो देखें इन्फ्लेशन का एक मसला था। जो यंग जितने भी वोटर्स हैं, जब वो ग्रेजुएट कर रहे हैं, अपनी क्लासेस से निकल, यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट लोन लेते हैं और उसके बाद उन्होंने वापस करना था, तो वो वरीड थे
पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जहाँ पे अफराते ज़र बढ़ा, जॉब के डायनामिक्स भी चेंज हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट इलेक्ट का बार बार ये प्रॉमिस था कि वो इन जॉब मार्केट को बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे। और एक इसके साथ आतिफ एक और रीज़न भी है, बहुत सारे यंग वोटर्स सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसमें टिकटॉक, आपको पता है सारी कंट्रोवर्सी भी टिकटॉक की चल रही है, वो बड़ा अहम है। और इसके साथ साथ बाकी का सोशल मीडिया प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम ने बहुत स्मार्टली यूज़ किया, जिसकी वजह से वो उनके साथ कनेक्ट हो सके और उनके वोट हासिल कर सके। और तीसरी चीज़, जो मिड वेस्टर्न स्टेट्स हैं, उनका एक बड़ा मिड वेस्टर्न स्टेट्स का एक रहा कि वो आइसोलेटेड रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों अपने अदवार में, और दूसरी दफ़ा पहली दफ़ा से भी ज़्यादा, उन सारी स्टेट्स के यंग वोटर्स को, उनको अपनी तरफ अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, अपने कैंपेन प्रॉमिस की वजह से डाइवर्ट किया, जिसकी वजह से उनकी वोटिंग ज़्यादा देखने में आई।